हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव नोट्स। आज का ये वीडियो है, यह है प्लेटो का न्याय संबंधी धारणा के बारे में है। प्लेटो का न्याय संबंधी विचार। रिपब्लिक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय न्याय की प्रकृति एवं उसके अधिवास की खोज करना है। रिपब्लिक में उसकी न्याय संबंधी धारणा को इतना प्रमुख स्थान मिला है कि रिपब्लिक का जो उपशीर्षक है न्याय से संबंधित रखा गया है। जो रिपब्लिक का सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो न्याय के प्रकृति और उसके अधिवास की खोज करना है। न्याय का रिपब्लिक में न्याय संबंधित धारणा का इतना प्रमुख है कि रिपब्लिक का जो शीर्षक है वो न्याय से संबंधित है। वर्तमान समय में न्याय शब्द का प्रयोग कानून के आधार पर न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णयों के लिए किया जाता है, किंतु प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक अर्थ के अर्थ में नहीं वरन नैतिक अर्थ में किया है। उसका कहना है कि समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता की दृष्टि में व्यक्ति की योग्यता को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संतोषपूर्वक अपने अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है। तो वर्तमान समय में क्या है, न्याय शब्द का प्रयोग कानून के आधार पर न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय के लिए किया जाता है, किंतु प्लेटो ने न्याय शब्द का वैधानिक अर्थ नहीं बल्कि नैतिक अर्थ में किया है। उसका कहना है, प्लेटो का कहना है कि समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता की दृष्टि व्यक्ति की योग्यता को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संतोषपूर्वक या अपने अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है। प्लेटो ने न्याय संबंधी अपनी धारणा का प्रतिपादन करने से पूर्व तत्कालीन समय में प्रचलित न्याय संबंधी धारणाओं का विवेचन और खंडन किया है। तत्कालीन समय में इस प्रकार न्याय की धारणा प्रचलित थी उस समय पे, प्लेटो के समय में। फर्स्ट था परंपरागत सिद्धांत। सर्वप्रथम उसने न्याय का परंपरागत धारणा का विश्लेषण किया है, जो कि परंपरागत नैतिकता के विचार पर आधारित है। प्लेटो के संवादों में न्याय की इस धारणा का प्रतिपादन सिफालस और उसके बाद उसके पुत्र पॉलीमार्कस द्वारा किया गया है। सिफालस के अनुसार सत्य बोलना और दूसरों को ऋण चुका देना ही क्या है, न्याय है। पॉलीमार्कस के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार करना ही क्या है, न्याय है। सिफालस के अनुसार है सत्य बोलना और दूसरों को ऋण को चुका देना ही न्याय है। और जबकि उसका पुत्र पॉलीमार्कस ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। उसने आज ये व्याख्या की है कि न्याय एक कला है, कला चतुराई के साथ प्रयोग करने का नाम है। अतः मित्र के प्रति श्रेष्ठ और शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार करना ही न्याय है। किंतु प्लेटो न्याय की इस धारणा को स्वीकार नहीं करता और इसकी आलोचना करने के लिए निम्नलिखित बातें कहता है। फर्स्ट हो गया, प्लेटो का कहना है कि सत्य बोलना और ऋण चुकाने के रूप में न्याय की परिभाषा करना दोषपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों कुछ परिस्थितियों में न्यायपूर्ण और अनुचित हो सकते हैं। जैसे सत्य बोलने और बोलते हुए दूसरों को अपने देश के सैनिक रहस्य की जानकारी प्रदान करना अन्याय है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने स्वस्थ चित्त वाले मित्र से अस्त्र ले और उसके बाद अस्त्र देने वाला पागल हो जाए तो और अपने अस्त्रों को वापस मांगे तो ऐसी अवस्था में लौटाना क्या है, एक न्यायपूर्ण कार्य नहीं वरन एक अन्यायपूर्ण कार्य हो जाता है। अतः व्यवहारिक नैतिकता के आधार पर न्याय की यह जो परिभाषा की गई उसे संपूर्ण जीवन में नहीं अपनाया जा सकता है। दूसरा हो गया, इसके अतिरिक्त मित्रों के प्रति भलाई और शत्रुओं के प्रति बुराई की बात करना सरल है, परंतु उस दशा में इसका क्या अर्थ है जब मित्र केवल नाम के लिए मित्र और यथार्थ में शत्रु हो। व्यवहारिक जीवन में अनेक बार ऐसा होता है। यह भी एक विचारणीय प्रश्न है कि शत्रुओं के प्रति बुराई करना न्याय है। यह तो नैतिकता का सबसे सामान्य सिद्धांत के विरुद्ध है। जो जिन व्यक्तियों के विरुद्ध बुराई की जाती है उनका अधःपतन हो जाता है। किसी भी व्यक्ति की स्थिति को पहले की अपेक्षा अधिक खराब करना न्याय नहीं हो सकता है। तो प्लेटो ने जो परंपरागत सिद्धांत था उसका इस प्रकार खंडन किया था। इन तीन जैसे उसका कहा था कि सिपालस ने सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है, तो ये उसने कहा था कि सत्य बोल देना और ऋण चुकाने से न्याय की परिभाषा करना गलत है, क्योंकि हमेशा सत्य नहीं बोलना चाहिए। उसका कहना है कि सत्य अपने देशों के बारे में सैनिक रहस्यों की जानकारी पूरा देना क्या है, अन्याय है। एक तो ये हो गया, उसने खंडन किया था। उसने कहा कि
प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। पॉलीमार्क्स ने उसने कहा कि मित्रों के प्रति भलाई और शत्रुओं के प्रति बुराई करना सरल है, परंतु उस दिशा में क्या अर्थ है कि जब मित्र केवल नाम के मित्र रह जाते हैं और यथार्थ में शत्रु हैं। उसने कहा कि ये भी विचारणीय प्रश्न है कि शत्रुओं के प्रति बुराई करना क्या है? हमेशा प्रति बुराई करना न्याय है। यह तो नैतिकता का सबसे सामान्य सिद्धांत के विरुद्ध है। जिन व्यक्तियों के विरुद्ध बुराई की जाती है, उसका अधःपतन हो जाता है, तो किसी व्यक्ति की स्थिति पहले की अपेक्षा अधिक खराब करना न्याय कभी नहीं हो सकता है। तो उसने ये कहा था तीनों फैक्ट्स देकर। दूसरा हो गया क्रांतिकारी सिद्धांत। प्लेटो की रिपब्लिक में इस धारणा का प्रतिपादन सोफिस्ट वर्ग के प्रतिनिधि थ्रेसिमेकस ने किया है कि यह धारणा सत्य है, माइट इज राइट के विचार पर आधारित है। इसके अनुसार शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। न्याय के बारे में इसके दो दृष्टिकोण है। प्रथम, समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों को पूरा करना चाहता है, किंतु शक्तिशाली ही इसमें सफल होते हैं। समाज में सरकार सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, इसलिए शासन द्वारा निर्मित कानूनों के पालन में ही न्याय है। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार शासन के अतिरिक्त से सभी व्यक्तियों के लिए न्याय का अर्थ दूसरों का हित करना है। इसी प्रकार थ्रेसिमेकस दो बातें कहता है। शासन वर्ग स्वयं अपने हितों की रक्षा के लिए शासन करता है, अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है। तो क्रांतिकारी जो सिद्धांत है, इसमें जिसके प्रतिनिधि थे सोफिस्ट वर्ग के प्रतिनिधि थे थ्रेसिमेकस, उसने कहा था कि शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। इसमें दो बातें आती हैं कि हाँ, उसने कहा था कि प्रथम तो समाज दो दृष्टिकोण आते हैं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों को पूरा करना चाहता है, किंतु केवल क्या करते हैं प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है कि अपने हितों को पूरा करना चाहता है, किंतु शक्तिशाली ही क्या करते हैं कि इसमें सफल होते हैं। समाज में सरकार सबसे शक्तिशाली है, इसलिए शासन द्वारा निर्मित कानूनों का पालन में ही शासन उसने कहा था कि सरकार शासन में समाज में क्या है सरकार सबसे अधिक शक्तिशाली, इसलिए क्या होता है कि शासन द्वारा निर्मित जो कानून है, कानून का पालन में ही न्याय है। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार शासन के अतिरिक्त से सभी व्यक्तियों के लिए न्याय का अर्थ दूसरों का हित करना है। इस प्रकार थ्रेसिमेकस की दो बातें कहता है कि एक ये कहता है कि शासन वर्ग स्वयं अपने हितों की रक्षा के लिए ही शासन करता है, और अन्याय क्या है, न्याय से श्रेयस्कर है। प्लेटो ने थ्रेसिमस की इन दोनों ही विचारों का खंडन करता है। प्रथम विचार के संबंध में उसका ये कहना है कि शासन करना एक कला है, और सभी कलाओं का लक्ष्य अपनी स्वार्थ सिद्धि करना नहीं, वरन उन वस्तुओं के दोषों को दूर करना है जिसके साथ उसका संबंध होता है। दूसरे विचार के संबंध में उसका कथन है कि न्याय पर चलने वाला व्यक्ति अन्याय की अपेक्षा क्या होता है, अधिक सुखी रहता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आदर्श जीवन की प्राप्ति का प्रयत्न करता है, और इस आदर्श की प्राप्ति में ही सुख निहित होता है। सुख की अवस्था दुख की अवस्था से श्रेयस्कर है। इस प्रकार प्लेटो थ्रेसिमेकस की धारणा को क्या करता है, स्वीकार करता है। तीसरा जो सिद्धांत है, कार्यकरण का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन ग्लाउकन के द्वारा किया है। इसके अनुसार क्या है, न्याय एक कृत्रिम वस्तु है, न्याय भय का शिशु है। ग्लाउकन के अनुसार यह न्याय भय की प्रवृत्ति पर आधारित है, तथा यह निर्बलों की आवश्यकता है, न कि शक्तिशाली का हित। इस प्रकार ग्लाउकन के सिद्धांत ने निम्न दो परिणाम निकले हैं। राज्य पारस्परिक भय की प्रवृत्ति पर आधारित, न कि सर्वव्यापी नैतिक सिद्धांत में। दूसरा है राज्य स्वाभाविक संगठन नहीं वरन परंपरागत कृत्रिम संगठन है। प्लेटो इसकी धारणा से संगठन नहीं है, कि उसने कहा कि न्याय भय का शिशु है। उसके अनुसार ये था कि न्याय की भय की प्रकृति पर न्याय किस पे है कि भय की प्रवृत्ति पर आधारित है, ना कि ये क्या है कि न्याय जो है निर्बलों की आवश्यकता है, न कि शक्तिशाली का हित है। तो इसमें दो बातें ग्लाउकन के सिद्धांत से दो दो परिणाम आते हैं। राज्य पारस्परिक भय की प्रवृत्ति पर आधारित, न कि सर्वव्यापी नैतिक सिद्धांतों पर। राज्य स्वाभाविक संगठन नहीं वरन एक क्या है, कृत्रिम संगठन है। प्लेटो इस धारणा से भी सहमत नहीं है। वह कहता है कि कानून और न्याय को समझौते के आधारित बाह्य वस्तु नहीं वरन आत्मा का आंतरिक गुण है। न्याय का गुण अस्थायी रूप से व्यक्ति की आत्मा में निवास करता है। न्याय का पालन भय अथवा शक्ति के कारण ही स्वयं स्वाभाविक रूप से। तो प्लेटो का कहना है कि जो ये कानून और न्याय के समझौते पर आधारित बाहरी वस्तु नहीं बल्कि क्या है, आत्मा का आंतरिक गुण है न्याय। न्याय का गुण अस्थायी रूप से व्यक्ति की आत्मा में निवास करता है। न्याय का पालन भय अथवा शक्ति के कारण नहीं वरन स्वाभाविक रूप से होता है।
न्याय का जो प्लेटो का न्याय बेसिक सिद्धांत, प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है, सिपालस और पॉलीमार्कस और थ्रेसिमेकस तथा ग्लाकोन ने क्या कहा था कि न्याय से संबंधित जिन दृष्टिकोणों का प्रतिपादन करते हैं उन तीनों का एक समान विशेषता है कि कि वह यह है कि ये न्याय को क्या मानते हैं, बाह्य वस्तु मानते हैं। सिफालस, पॉलीमार्कस, थ्रेसिमेकस और ग्लाउकन क्या मानते हैं कि न्याय को बाह्य वस्तु मानते हैं। इसके विपरीत प्लेटो न्याय को क्या मानते हैं कि आत्मा की अंतर की वस्तु मानते हैं, अंदर की वस्तु मानते हैं, ये बाह्य गुण मानते हैं, आंतरिक गुण मानता है। इसी आधार पर इन तीनों दृष्टिकोण को अस्वीकार कर देता है। प्लेटो न्याय के दो रूपों का वर्णन करता है। प्लेटो न्याय के दो रूपों का वर्णन करता है, एक तो व्यक्तिगत, दूसरा राज्य से संबंधित या सामाजिक। प्लेटो की धारणा थी कि मानव आत्मा में तीन गुण विद्यमान होते हैं। जैसे उसने व्यक्तिगत न्याय में ही माना कि मानव आत्मा में क्या होते हैं, तीन गुण विद्यमान होते हैं। इंद्रिय तृष्णा, एपेटाइट कहते हैं, शौर्य स्पिरिट, तीसरा बुद्धि विजडम। ये तीनों गुण जब उचित अनुपात में मानव मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं तभी न्याय का पालन कर सकता है। तो जब क्या कहता है कि मानव व्यक्तिगत न्याय की बात करता है, वो कहता है कि मानव आत्मा में तीन गुण होते हैं, इंद्रिय तृष्णा, एपेटाइट, शौर्य, बुद्धि है। तो जब इन तीन गुण उचित अनुपात में मानव मस्तिष्क में विद्यमान होता है तभी न्याय का पालन कर सकता है। प्लेटो राज्य के संबंध में न्याय का प्रतिपादन करता है। प्लेटो के अनुसार जिस प्रकार छोटे अक्षरों की तुलना में बड़े अक्षर आसानी से पढ़े जा सकते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन की अपेक्षा राज्य में न्याय स्पष्ट रूप से लक्षित किया जा सकता है। राज्य के संबंध में प्लेटो का विचार है कि राज्य मानव मस्तिष्क का व्यापक रूप है। राज्य बलूत वृक्ष अथवा चट्टानों से नहीं निकलते, वरन उन लोगों का मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होते हैं जो उसमें निवास करते हैं, अथवा मानव जीवन में जीवन के इन गुणों के अनुरूप ही प्लेटो राज्य के तीन गुण बतलाता है: बुद्धि, साहस, वासना। बुद्धि, साहस और वासना, ये तीनों गुण के प्रतिनिधि के रूप में राज्य राज्य के तीन वर्ग होते हैं, जिसे क्रमशः शासक वर्ग, बुद्धि का प्रतीक है, सैनिक वर्ग, साहस का, और उत्पादक या सेवक वर्ग हो गया, इंद्रिय तृष्णा या वासना का। राज्य में जब शासक वर्ग निस्वार्थ भाव से हितों की रक्षा करते हुए शासन करता है और सैनिक वर्ग प्राणों की बाजी लगाते हुए देश की सीमाओं की रक्षा करता है और उत्पादन वर्ग सब कष्टों को सहन करके अपने अपने उपभोग से अधिक उपभोग की सामग्रियां पैदा करता है, तभी राज्य में न्याय स्थिर रहता है। न्याय वस्तु कर्तव्य पालन से प्रेरित कोई वस्तु नहीं है। न्याय क्या है और उसका अधिवास कहाँ है, इसका उत्तर देते हुए प्लेटो कहता है कि यह अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे व्यक्तियों के कर्तव्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। और इसका निवास अ, अप, अ, अपना निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में है। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा विशेषीकरण के इस विचार पर आधारित है कि एक व्यक्ति को केवल एक ही कार्य कुशलतापूर्वक करना चाहिए जो उसके स्वभाव के नितांत अनुकूल हो। प्लेटो ने जो राज्य के संबंध में न्याय का प्रतिपादन किया था, उसने ये कहा कि जैसे छोटे अक्षरों की तुलना बड़े अक्षर आसानी से पढ़े जा सकते हैं, उसी प्रकार क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन की अपेक्षा राज्य में न्याय को स्पष्ट रूप से लक्षित किया जा सकता है। राज्य के संबंध में प्लेटो का विचार है कि राज्य मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है। राज्य बबूल वृक्ष अथवा चट्टानों से नहीं, वरन उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होते हैं जो उसमें निवास करते हैं। मानव जीवन के इन गुणों के अनुरूप ही प्लेटो राज्य के तीन गुण बतलाए, ये हो गए बुद्धि, साहस और वासना। बुद्धि में उसने शासक वर्ग का, साहस में उसने सैनिक वर्ग और वासना में या इंद्रिय तृष्णा में इसने उत्पादक वर्ग को रखा है। इसमें ये कहा था कि उसने इन तीनों वर्गों में जो शासक, सैनिक और उत्पादन वर्ग है, इसमें कहा था कि जब शासक वर्ग निस्वार्थ क्या करते हैं, शासन करते हैं, सैनिक वर्ग देश की रक्षा करते हैं, उत्पादन वर्ग उत्पादन करते हैं अपने उपभोग से अधिक, तो राज्य में न्याय स्थिर रहता है। न्याय वस्तु कर्तव्य पालन करने से परे कुछ नहीं है। न्याय है कुल मिलाकर कर्तव्यों का पालन। न्याय क्या है, उसका अधिवास कहाँ, इसका उत्तर देते हुए न्याय प्लेटो कहता है कि यह अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्यों का पालन और दूसरों के कर्तव्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। इसका निवास स्थान अपना निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में है। उसने ये कहा था। न्यायिक प्लेटो की जो न्याय संबंधी विशेषताएं हैं निम्नलिखित हैं। तीन गुणों का समावेश है। फर्स्ट तो
प्लेटो के अनुसार न्याय, राज्य एवं व्यक्ति के मौलिक सद्गुणों का ही एक अंग है। व्यक्ति में 3 नैसर्गिक गुण होते हैं: इंद्रिय तृष्णा, साहस और बुद्धि। राज्य में ही 3 गुण होते हैं। उसका उत्पादक वर्ग इंद्रिय तृष्णा को सैनिक वर्ग उस उत्पादक वर्ग करता है इंद्रिय तृष्णा को, सैनिक वर्ग साहस को और शासक वर्ग विवेक गुण को अभिव्यक्त करता है। ये तीनों गुण सुव्यवस्थित संतुलन और जीवन संचालन ही न्याय है। इन तीनों गुणों का सुव्यवस्थित संतुलन और जीवन संचालन न्याय है। नैतिक सिद्धांत प्लेटो की न्याय न्याय संबंधी वैधानिक नहीं वरन नैतिक और सर्वव्यापी है। इसमें मानव के केवल वैधानिक कर्तव्य का पालन नहीं वरन समस्त कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद हो गया तीसरा, न्याय जीवन का आंतरिक तत्व और संतुलनकारी धारणा है। न्याय कृत्रिम या बाह्य वस्तु न होकर मनुष्य के अंतःकरण की एक पवित्र भावना है, जिसका आधार आत्म संयम अथवा आत्मत्याग है। इसमें इस बात पर बल दिया गया कि जीवन में अति को नहीं वरन संतुलन को अपनाना चाहिए। चौथा हो गया कार्य विशिष्टीकरण, विशिष्टता का सिद्धांत भी है ये। न्याय सिद्धांत का कार्यों का विशिष्टीकरण का प्रतिपादक है। प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य श्रेष्ठता की प्राप्ति है। यह तभी प्राप्त की जा सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति या समष्टि समाज के रूप में सब लोग क्या करेंगे, अपनी प्राकृतिक क्षमता के आधार पर निश्चित कार्य करें और उस कार्य करने में अधिक से अधिक कार्यकुशलता पूर्वक अधिक से अधिक कार्यकुशलता प्राप्त की जाए। एक हो गया अति व्यक्तिवाद का विरोधी है ये। न्याय सिद्धांत एक प्रमुख मान्यता यह है कि यह व्यक्ति समष्टि का कि व्यक्ति समष्टि में समाज का एक अंग है और में समाज के विकास में ही क्या है, समाज के विकास में व्यक्ति का विकास निहित है। कार्य विशिष्टता का सिद्धांत वर्गों और व्यक्तियों में विभिन्नता उत्पन्न करने के लिए नहीं वरन एकता उत्पन्न करने के लिए अपनाया गया है। दार्शनिक शासक न्याय की प्राप्ति के लिए यह नितांत आवश्यक है कि राज्य की शासन व्यवस्था विवेकशील, निस्वार्थी और कर्तव्य परायण व्यक्तियों के हाथ में हो। उपयुक्त गुणों से युक्त व्यक्ति को ही प्लेटो का दार्शनिक शासन का नाम दिया गया है। दार्शनिक शासन का भी है इसकी एक विशेषता है। हो गया प्लेटो का जो न्यायिक सिद्धांत की आलोचना क्या होगी, कानूनी नहीं वरन एक नैतिक धारणा है। प्लेटो का जो फर्स्ट आलोचना है कि प्लेटो का न्याय कानूनी न्याय नहीं बल्कि ये क्या है, आत्मनिर्देश और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है। लेकिन कानून शक्ति के अभाव में यह निष्क्रिय सिद्धांत है। व्यक्ति को राज्य का अधीनस्थ बना देना प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति को पूर्णतः राज्य के अधीन कर लेता है। इकाई के रूप में व्यक्ति का चाहे किसी भी वर्ग का क्यों न हो कोई विशेष महत्व नहीं है। सभी वर्ग के लोगों के हाथों में हाथ पैर जकड़े हुए हैं। केवल सामाजिक अंग के आधार पर व्यक्ति के बारे में विचार किया गया है। दार्शनिक वर्ग को समस्त शक्तियां प्रदान करना अनुचित है। प्लेटो का जो सिद्धांत है जिसमें शासन की सभी शक्तियां एक ही वर्ग दार्शनिक वर्ग को प्रदान कर दी गई है। अ, हमारा सामान्य अनुभव ये हमारा या हम सबका जो सामान्य अनुभव ये बताता है कि एक ही वर्ग को राजनीतिक सत्ता का एकाधिकार प्रदान करने का परिणाम उस वर्ग को पतित करना है। इस प्रकार राज्य को भ्रष्ट करना है, क्योंकि एक कहावत है कि कोट है कि शक्ति भ्रष्ट कर देती है, और जो पूरी वो कहते पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सर्वाधिकारवाद का मार्ग प्रशस्त होना प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है इस कारण भी अस्वीकार्य है कि इसमें सर्वाधिकारवाद का मार्ग प्रशस्त होता है। समाज के किस व्यक्ति को उचित श्रेणी में रखा जाए इसका निश्चय शासक वर्ग ही करेगा। शासक वर्ग की शक्ति की कोई सीमा नहीं है, उसे सदैव शासक वर्ग ही बने रहना है। ये मार्ग किसको सर्वाधिकारवाद को क्या करता है कि वो ले जाता है। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत का महत्व भी है। प्लेटोकालीन जो यूनानी समाज था उसमें बड़ी अव्यवस्था फैली हुई थी। प्रत्येक राज्य धनी एवं निर्धन दो परस्पर विरोधी वर्गों में फैले हुए थे, बटे हुए थे। उस समय जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत क्रियात्मक रूप से मैं तो प्रचलित था। थ्रेसिमेकस जैसे सोफिस्ट विचारक बुद्धि एवं तर्क की दृष्टि से विषय न्यायसंगत ठहराते थे। इसके विरोध में नैतिकता एवं सदाचरण को प्रतिष्ठित करने के लिए तत्कालीन राज्य और सामाजिक व्यवस्था कुरीतियों को दूर करने के लिए प्लेटो ने तर्कों के आधार पर न्याय का विचार प्रतिपादित किया। तो उस समय जो था कि यूनानी समाज था उसमें क्या था कि
राज्य धनी और निर्धन 2 वर्गों में बँटा हुआ था। तो उस समय क्या था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत था माइट माइट इज़ राइट। थ्रेसिमेकस जैसे जो सोफिस्ट थे विचारक थे, वो क्या कहते बुद्धि के तर्क के आधार पर इसे न्याय से संगत ठहराते थे, माइट इज़ राइट वाला, ये जिसकी लाठी उसी में। इसके विरोध में नैतिकता एवं सदाचरण को प्रतिष्ठित करने के लिए तत्कालीन और राज्य और सामाजिक व्यवस्था की जो कुरीतियाँ थी, उनको दूर करने के लिए प्लेटो ने तर्कों के आधार पर न्याय के विचार को प्रतिपादित किया। फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया न्याय प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा के बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।